नमस्कार दोस्तों। Recently I came across to a question which asks, will you rent a 3 BHK at 20,000 rupees or will you opt to pay an EMI of 20,000 rupees for a 2 BHK apartment? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो बिफोर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन, सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का कि आपको एक इनिशियल कैपिटल चाहिए होता है। तो अगर आप 1 CR की एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो एटलीस्ट 30 लाख रुपीस तो आपके पास होने ही चाहिए। तो जस्ट एंटर इन अ रियल एस्टेट एसेट, राइट। तो आज मैं ऐसे प्रोफाइल्स को एड्रेस करूंगा जो अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं और उसके लिए कैपिटल्स जमा कर रहे हैं। जो ऑलरेडी कैपिटल जमा कर चुके हैं उनके लिए मैं रेंट वर्सेस बाय एक सेपरेट वीडियो में करूंगा। तो बिफोर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन, इसको मैं डिकोड कर लेता हूं। व्हाई यू विल बी रेंटिंग एन 3 BHK अपार्टमेंट व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड इट, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि क्यों आप बहुत बड़ा घर अपने लिए लेना चाहते हैं जब आप 2 BHK अफोर्ड कर सकते हैं, 2 BHK में मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज मैनेज कीजिए और आपको वही अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहिए जिसको कि खरीदने के लिए आप फाइनेंशियली कैपेबल हो। अब आप भले ऑप्ट कर सकते हैं कि आप जिंदगी भर SIPs वगैरह करते रहेंगे, बाकी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे और रियल एस्टेट जैसी बड़ी कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। इट्स ऑल गुड, बट जब आपके ओनर का कॉल आए कि यस मैं ये अपार्टमेंट बेचना चाहता हूं और अगर आप खरीदने को तैयार हैं तो मे बी ऑन 5% डिस्काउंट, यस जनरली ऐसा होता नहीं है बट लेट्स अज्यूम अ सिनेरियो, तो उस केस में आप फाइनेंशियली कैपेबल हो वो रियल एस्टेट परचेज करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इनिशियली वो कैपिटल ही नहीं होता और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियली कैपेबिलिटी के हिसाब से आप कंपैरेटिवली बड़े घर में रहने लगते हैं। तो जो पहला स्टेप है कि आप सही अपार्टमेंट रेंट करें। और मैं यहां तक कहूंगा कि अगर आपके पास स्पाउस से कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, पेरेंट्स से कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है या इन लॉज से कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है तो इनिशियली आप कॉम्प्रोमाइज करें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब अगर आपको 2 BHK की ज़रूरत है, आप उसके लिए 20,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो ट्राई इन लिविंग इन 1 BHK जहां पर कि आप यस स्पेस को लेकर के कॉम्प्रोमाइज करेंगे बट एडिशनल जो 6 to 8,000 रुपीज के आसपास जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है महीने का, उसे आप बचा पाएंगे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने 5 साल के लिए इसे इन्वेस्ट कर दिया तो ये पैसा ग्रो हो करके 6 से 7 लाख रुपए हो जाएगा ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी सेव्ड और यू हैव ऑलरेडी प्लान टू सेव। तो एडिशनल आपको 7 लाख रुपए मिल जाएंगे जिससे कि आप इनिशियल कैपिटल एक्युमुलेट करने में हेल्पफुल होंगे, राइट। तो जो भी आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं उनको मॉनिटर करें। अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है तो स्पेशली उस केस में भी, और अगर आपके पास ऐसा कोई बैकअप है तो उसे यूटिलाइज करें, अपने लिए एक रियल एस्टेट परचेज करें और आप उनको यस पे ऑफ करते रह सकते हैं, राइट। तो ये एक पहला स्टेप है कि आपको अपने मंथली रिकरिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। मैंने एक रेंटल का एग्जांपल लिया, आप इसको कार वगैरह में या और भी जो आपके मंथली रिकरिंग एक्सपेंसेस आते हैं उनमें आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जब आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है तो उसका क्या। लेट्स से कि आपकी 10% के आसपास की सैलरी बढ़ी और आप एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, तो जो बचा 10,000 रुपए है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। अभी आपके पास घर नहीं है तो कोशिश करें कि आपके मंथली इंक्रीमेंट का 5% के आसपास जो किटी आपने बना रखी है अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए एटलीस्ट, उसमें कंट्रीब्यूट करें। और जो 3% है उसको आप अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में लगा सकते हैं और जो बचा हुआ 2% है वो आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर बोनस का केस देखें, अगर लेट से आपके पास कोई बोनस आया, मे बी 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ जो भी हो, चाहे इनहेरिटेंस के केस में आ रहा हो, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे।
तो उस केस में भी आपको यही करना है कि 50% के आसपास आपको पैसा अपने रियल एस्टेट की किटी में डालना है, जिससे कि आप अपने एक्यूमुलेटेड कैपिटल को और बढ़ा पाएं। जो बचा हुआ 3% है या 30% है, उसको आप अपनी फैमिली के साथ एक्सपेंसेस करने में यूज कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई ट्रिप कर आए, या अपनी कोई लाइफस्टाइल की चीज है जो अपग्रेड करना चाहते हैं वो कर लें। एक कैमरा खरीद सकते हैं अपने लिए, अपनी टीवी अपग्रेड कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट यस बीट इट एट कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस ओनली। यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आपको कोई बोनस मिले तो ऐसे एक्सपेंसेस को इनकर ना करें जो आपके मंथली एक्सपेंसेस पर भी भार डालती हों। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका कोई बोनस आया और आपके पास कोई एक नॉर्मल सी कार थी और आपने ये डिसाइड किया कि अब आप स्कोडा या फोक्सवैगन वगैरह पर अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में वो हाईली मेंटेनेबल कार्स हैं, वहां पर आपको मंथली मेंटेनेंस का खर्चा अगर किसी नॉर्मल कार से कंपेयर करें तो वहां पर ज़्यादा होगा। मे बी अगर कंज्यूमेबल की ही बात कर रहे हैं तो मे बी आपको एक 2 BHK में तीसरे एसी की ज़रूरत शायद ना हो, तो अगर आप उसे रोक पाएँ तो शायद आप 2 से 3 हज़ार रुपये भी मंथली इलेक्ट्रिसिटी के रूप में बचा सकते हैं 5 से 6 महीने के लिए, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं फोकस क्या करना चाह रहा हूँ, जब भी आपके पास कुछ बोनसेस वगैरह आ रहे हैं, इंक्रीमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो आपको सेविंग्स पर कंसंट्रेट करना है। इन्वेस्टमेंट का पहला स्टेप होता है सेविंग, एंड सेविंग इज नॉट साइंस, इट्स आर्ट्स, राइट। ये एक कला ही है जो कि बहुत प्रैक्टिस से आती है। मैं बहुत ऐसे इंडिविजुअल से बात करता हूं जो पे चेक टू पे चेक जी रहे होते हैं, और ऐसे केस में उनके लिए रियल एस्टेट अफोर्ड कर पाना आज और नियरिंग फ्यूचर में मुझे इम्पॉसिबल लगता है, जब तक कि वो अपनी फिनेंशियल हैबिट्स ना ठीक करें। यस, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की SIP स्टार्ट करना बहुत सही लगता है, बट 3 से 6 महीने बाद वो डिसिप्लिन नहीं रह जाता और वो SIP टूट करके ना जाने कहीं और खर्चों में चली जाती है, राइट। कहीं ट्रिप वगैरह कर आए, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आपके पास कंज्यूमरेबल लोन्स हैं या क्रेडिट कार्ड वगैरह के डेट्स हैं, कोई पर्सनल लोन है, कार लोन है, इस तरीके के लोन्स को जल्दी से जल्दी पे ऑफ करें, जिससे कि वो जो EMIs आप वहां पर दे रहे थे अपने रियल एस्टेट के कैपिटल एक्यूमुलेशन में लगा पाएं। तो यस, ये लिस्ट बहुत लंबी है, और ये जो भी मैंने परसेंटेज बताया या तरीके बताए, यस ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, बट फिनेंशियली डिसिप्लिन होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट का पहला स्टेप होता है सेविंग, एंड सेविंग्स के लिए आपको आदत बनानी पड़ेगी। कोशिश करें कि आप अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो एटलीस्ट 30 रुपये तो आप सेव करें ही करें। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो कोशिश करें कि 70 से 80 रुपये सेव करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है। जब आप सेव कर पाएंगे तभी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, तभी इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस से आप कहीं और री इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेविंग्स, यू शुड कंसंट्रेट ऑन इट। और जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है आपके, अगर आप कितना भी मिनिमाइज कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है कहीं से भी, तो आपको प्रेजेंट में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। 2 BHK की बजाय 1 BHK में रह लें, 3 BHK की बजाय 2 BHK में रह लें, जिससे कि आप एक 2 BHK आज से 5 से 7 साल बाद अफोर्ड कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि इस क्वेश्चन में ही स्टेटेड था कि विल यू रेंट अ 3 BHK एट 20,000 रुपीज़ एंड अ 2 BHK EMI फॉर 20,000 रुपीज़। तो उस केस में मैं कहूँगा कि आई विल ऑप्ट फॉर a 1 BHK rental at maybe 12,000 rupees or 14,000 rupees, so that I can afford a 2 BHK after 5 years to buy, right? जिससे कि मैं EMI free lives जी पाऊँ एटलीस्ट 10 साल के होराइजन में। अंडरस्टैंड दिस टर्म कि पैसा बनाना, वेल्थ बनाना टेक्स टाइम, कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता। आपको डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहना होगा अपने फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, राइट। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनको एड्रेस किया हो, और आपकी जो भी समस्याएं हैं या जो भी आप बिहेवियरल चैलेंजेस फेस करते हैं, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड भी एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो किसी भी बैड रियल एस्टेट परचेज में ना इनकर करें।
तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं अपने रियल एस्टेट रिव्यूज़ के माध्यम से, रियल एस्टेट एजुकेटिव वीडियोज़ के माध्यम से आपको एजुकेट करने की कोशिश करता रहा हूं और करता रहूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। जो भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं आपके ग्रुप में तो इसे शेयर कीजिए, और जिन्होंने पैसा ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर लिया है और वो रेंट एंड बाई के कैलकुलेशन में हैं तो उनके लिए मैं एक अलग वीडियो ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।